सो वेलकम यू ऑल गाइस इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के लेक्चर के अंदर ना हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में समझने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। एंड आज से हमारा जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसे हार्ड कोडेड मैंने टॉपिक्स को नहीं डाला कि एडवांस में ये आएंगे। मैंने बस अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने सीखा था जब उसके बेसिस पे मैंने डिवाइड कर रखा टॉपिक्स को कि जो मुझे जितना वाओ फैक्टर दे रहा था ना मैं उसको उतना एडवांस में रखते जा रहा था। तो यहाँ से जो मेरा वाओ फैक्टर था ना जावास्क्रिप्ट को लेके वो स्टार्ट हुआ था कि जावास्क्रिप्ट इतनी खतरनाक क्यों है, इतनी मतलब हार्ट बीट क्यों है एक्चुअली। वो मुझे यहाँ से समझ में आया था। दैट्स वाई मैंने इस वीडियो के बाद का जो सेक्शन है वो पूरा एडवांस में डाल दिया। ओके, सो हमारा इंटरमीडिएट खत्म हो चुका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में ख़त्म करा था। आज से हम सिंग जावास्क्रिप्ट के बारे में समझने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कैसा होता है, क्या वो असिंक्रोनस होती है या वो सिंक्रोनस होती है। तो इसका आंसर है कि जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है ना आपका, वो होता है आपका सिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस कह लो या कह सकते हो कि सिंगल थ्रेडेड में रन होने वाली लैंग्वेज होती है आपकी जावास्क्रिप्ट। बेसिक मीनिंग क्या है कि ये ना एक एक टास्क को वन बाय वन कंप्लीट करती है। जब तक आपका प्रीवियस टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका अगला टास्क रन नहीं होगा। ये आपकी जावास्क्रिप्ट की कंडीशन है, रूल है बेसिकली। तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का आपका, वो कैसा बिहेवियर है, वो है आपका सिंक्रोनस बिहेवियर। बेसिकली सिंगल थ्रेडेड चलती है। एंड हमने अभी से कुछ लेक्चर्स पहले अपने जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाना था कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, देन फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, एंड कुछ इवैल जो अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में समझा था थोड़ा बहुत। तो हमने इसका एक डिस्कशन करा था काफ़ी डेप्थ में। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना प्लेलिस्ट से मेरी। देन आगे जाके इस लेक्चर को कंटिन्यू करना। सो जाओ फटाफट उसको 2x में देखो एंड फटाफट से यहाँ आओ एंड देन कंटिन्यू करो। तो जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है हमारे जावास्क्रिप्ट का वो हमने समझ लिया। उसमें हमें क्या समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से अपने कोड को समझती है, उसको रन करती है। तो बेसिक से हमें वहाँ से ये पता चला था कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करती है वन लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। ओके, मतलब एक एक करके करती है रन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, किसका एग्जांपल दूँ, अगर मैं आपको कोड दिखाऊँ, जैसे कॉन्सोल अगर मैंने लॉग 1 कर रखा है, फिर लॉग 2 कर रखा है, लॉग 3, ऐसे मैं करते जाऊँ अगर, तो कैसे चलेगा कोड आपका। पहले कॉन्सोल डॉट लॉग 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 4 ऐसे। अगर 2 प्रिंट नहीं होगा तो 3 भी प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज सिक्वेंशली चल रहा है कोड। तो ज़रूरी ये है कि जब भी आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट होने वाला हो उससे प्रीवियस वाला हमेशा प्रिंट हो चुका हो, ये कंडीशन होती है ना। फिर हमने कुछ कॉल स्टैक के बारे में समझा था, कुछ हमने समझा था हीप मेमोरी क्या होती है। इन सब का हमने ओवरव्यू लिया था हल्का सा अपने उसी वीडियो के अंदर। ठीक, कि कैसे कॉल स्टैक के अंदर हम कॉल वे वैल्यू में काम करते हैं, हीप के अंदर कॉल वे रेफरेंस चल रहा होता है हमारा, ये सब। तो जो बेसिक सार था ना हमारे इस पूरी वीडियो का वो ये था कि जो ईच ऑपरेशन है ना वो वेट करता है अपने से प्रीवियस वाले कंप्लीट होने का, जिससे वो खुद रन हो सके। ठीक है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो समझाता है आपको। ओके, आई होप इतना समझ में आया आपको। अब ना इतना चलो क्लियर हो गया। अब मेन बात अपनी आती है, क्या हमारा ब्लॉकिंग कोड होता है, क्या हमारा नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है। तो एक एग्जांपल समझो कि लेट सपोज ना आपके घर में आपका एक मेहमान आया, ठीक है, एंड आपके अंदर वो बचपन की आदत आई, आपने उसको बोला स्टैचू, एंड मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू द रूल अगर वो स्टैचू है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे सिर्फ जैसा था वैसा का वैसे ही रहेगा ना। पानी लेके आओगे, देन पानी पिएगा, देन वो वापस से ठीक हो जाएगा, मतलब अनस्टैचू हो जाएगा बेसिकली। तो यही आपका ब्लॉकिंग कोड होता है। वो क्या कहता है कि आप ब्लॉक हो जाओ जब तक मैं अपना काम फिनिश कर लेता हूँ। जैसे मेरा काम फिनिश होगा फिर आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेना वापस से जहाँ से आपने पॉज करा था वहीं पे। नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, वो चिल बंदा है, वो अपने मेहमान से कहता है आप अपना फ़ोन वोन देखो आराम से, रेस्ट करो, मैं पानी लेके आता हूँ। तो जब तक वो पानी लेके आएगा तब तक जो आपका मेहमान है वो आराम से रेस्ट करेगा, फ़ोन देखेगा, चिल करेगा। तो ऐसे आपका नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है। वो कहता है कि आप अपना काम करते रहो, मैं इस वाले टास्क को साइड बाय साइड करते रहूँगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जैसे, तो आपने देखा होगा ना कि जब भी आप एक फ़ाइल को रीड करवाते हो अपने प्रोग्राम के थ्रू तो वो कितना नाइटमेयर होता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती आपके कोड को रन करने की, आपकी फ़ाइल को चेक करने की। तो वो जो परमिशन होती है वो पहले कर्नल के पास जाती है, देन कर्नल उस फाइल को उस प्रोग्राम के थ्रू रीड करता है एंड देन उस प्रोग्राम को रिटर्न कर देता है जो भी रिस्पॉन्स आया। तो जब तक कर्नल काम कर रहा होता है तब तक वो ब्लॉक ऑफ कोड आपका एकदम रिज्यूम पे होता है, लाइक रुका हुआ होता है। आफ्टर दैट जैसे ही रीड कर लेता है, रिस्पॉन्स भेज देता है, तब आपका प्रोग्राम जो है वापस से रन हो जाता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी भी है कि पूरी फाइल को रीड करने के बाद ही आपका जो कर्नल रिस्पॉन्स भेजन प्रोग्राम रन करे। तो ये ब्लॉकिंग कोड का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही अगर कहीं पे आप एक फ़ाइल को रीड कर रहे हो साइड बाय साइड, है ना, मतलब आपका जो मेन प्रोग्राम है ब्लॉक नहीं हो रहा, वो प्रॉपरली चल रहा है एंड साइड बाय साइड आप अपनी फाइल को रीड भी कर रहे हो, तो वो नॉन ब्लॉकिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आप लोग में से कुछ कहेंगे कि यार फिर तो जो नॉन ब्लॉकिंग कोड है वो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है ना, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। एंड यहीं पे आप गलत हो चुके हो। क्यों? बिकॉज मैंने बहुत बार आपको बोला है ये चीज़ यहाँ पे कि टेक फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं होती, हमेशा चीज़ें डिपेंड करती है आपके यूज़ केस के अंदर। ठीक है,
मतलब देखो मैंने अपना लिख भी रखी है कि कौन सा बेस्ट है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके यूज़ केस पे, कि आप किस यूज़ केस के लिए आप कौन सा कोड यूज़ करोगे, ब्लॉकिंग कोड यूज़ करोगे, नॉन ब्लॉकिंग कोड यूज़ करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अपने कंप्यूटर्स में देखा होगा कि जब भी आप एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो वो एकदम से स्टार्ट नहीं होती, वो कुछ टाइम लेती है, देन ओपन अप होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी जो कन्फिग फाइल है उस सॉफ्टवेयर की, उस एप्लीकेशन की, वो रीड करी जाती है, एंड जितने इनिशियल सेटअप थे वो सब कुछ करे जाते हैं, एंड जब फाइल फुल्ली रीड हो जाती है, फुल्ली एकदम स्टेबल हो जाती है, देन आपकी एप्लीकेशन ओपन करी जाती है। तो ये ज़रूरी है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ अगर मिसकन्फिग हो गई आपकी फाइल, तो प्रोग्राम आपका ढंग से रन नहीं करेगा, एप्लीकेशन आपके ढंग से नहीं चलेगी, बग्स आएंगे, क्रैश हो जाएगा। दैट्स वाई आपको यहाँ पे ज़रूरत है कि आप ब्लॉकिंग कोड यूज़ करो। वैसे ही अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं से डेटा कॉल करा रहे हो, वेबसाइट से मतलब अपने डेटाबेस से वेबसाइट के अंदर डेटा को कॉल करा रहे हो, तो आप उसको ज़रूरी थोड़ी है कि उस डेटा को कॉल कराने के लिए पूरे वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दो। वेबसाइट में काम होने दो, यूआई से इंटरेक्ट करने दो यूज़र को, आप साइड बाय साइड अपने डेटा को फैच करते रहो। तो यहाँ पे आप नॉन ब्लॉकिंग कोड यूज़ कर रहे होगे। एंड ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, लेट सपोज आपके पास डेटाबेस है, आपने वेबसाइट से आपके यूज़र की इन्फॉर्मेशन ली, देन उसको पुश कर दिया डेटाबेस के अंदर, एंड पुश करते ही आपने एक नॉन ब्लॉकिंग कोड लिख रखा है, तो साइड बाय साइड ये प्रोग्राम चल गया कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। बट ये कितना गलत नहीं है, बिकॉज देखो आपको भी कन्फर्मेशन नहीं मिला कि आपका जो डेटा है वो इंसर्ट हो गया है, क्योंकि एरर भी तो आ सकता है। बट ये तो बहुत गलत प्रैक्टिस है। इसलिए उस केस में भी हम ब्लॉकिंग कोड यूज़ करेंगे कि जब तक आपका डेटा स्टोर नहीं होता, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, तब तक आप शो नहीं करोगे आपके यूज़र को कि आपने लॉगिन कर लिया है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस होते हैं, जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर नॉन ब्लॉकिंग कोड लिखेंगे या फिर ब्लॉकिंग कोड लिखेंगे, बिकॉज दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, दोनों के ही अपने नुकसान हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आएगा आपको। अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट का अपना इवेंट लूप क्या होता है। तो देखो बेसिकली बात क्या है कि आपका जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो सिंगल हैंडेडली जो है आपका बेसिकली सिंगल थ्रेडेड वर्क करता है, एंड काफ़ी मतलब आपका कह सकते हैं कि स्लो है, बट फील नहीं होने देता, वो अलग बात है। बट हाँ, बिकॉज सिंगल थ्रेडेड है, एकदम वन बाय वन कोड को रन करता है। एंड जावास्क्रिप्ट का जो आपका इंजन है तो बेसिकली दो चीज़ों पे काम करता है, आपकी एक हीप मेमोरी जो होती है, एंड आपकी जो कॉल स्टैक, इन दो चीज़ों पे, कॉल स्टैक फॉर फंक्शन एक्सेट्रा, एंड ये आपकी डायनेमिक मेमोरी हैंडलिंग के लिए होता है। अब मैंने देखा था कि भाई मेमोरी जो है अपनी दो तरह की होती है, हीप एंड कॉल स्टैक वाली बेसिकली। सो इन चीज़ों पे आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वर्क करता है। एंड स्टैंड अलोन जावास्क्रिप्ट जो है इस इंजन के ऊपर आपकी सिंगल थ्रेडेड है, या फिर कह लो सिंक्रोनस है। बट अगर सिंक्रोनस होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब इतनी बड़ी हार्ट बीट तो नहीं बन पाती आपके वेब की। मतलब कुछ तो इसमें बात है, कुछ तो इसमें एड ऑन्स करे गए होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो असिंक्रोनस बिहेव करती है। बिल्कुल सही बात करती है। कैसे करती है वो बताते हैं चलो। तो जब भी आप अपने जावास्क्रिप्ट को सिंगल इस इंजन को लोगे तो इतना इतना हेल्पफुल नहीं है। आप इसको ले सकते हो V8, हम आगे देखेंगे भी इसको, बट इतना पावरफुल नहीं है ये। ओके, तो इसको पावरफुल बनाने के लिए ना हमेशा हमको मिलती है वेब एपीआईज। वेब एपीआईज इन द सेंस, जब आप अपने ब्राउज़र में अपने जेएस को रन कर रहे हो तो हमेशा ना जेएस के साथ आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट मिलता है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट जो है ना, वही आपके जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस बिहेवियर प्रोवाइड करता है। जैसे ब्राउज़र के अंदर आपको मिलता है ना एक रन टाइम एनवायरनमेंट, आपका डॉम का एपीआई मिलता है आपको, इसी के अंदर कुछ फंक्शंस मिलते हो, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच फंक्शंस। तो जब भी आप वेब में यूज़ कर रहे हो, मैं ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक रियल टाइम रन टाइम एनवायरनमेंट मिलता है। एंड सेम एज जब आप अपने नोड में कर रहे हो वहाँ पे भी मिलता है आपको। बट डिफरेंस ये है कि वेब एपीआई के अंदर मीन्स ब्राउज़र के अंदर आपको डॉम मिलता है, बट डॉम आपको नोड के अंदर नहीं मिलता। बट ये जो तीन फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, फैच, ये आपको नोड में भी मिलते हैं एंड वेब में भी मिलते हैं। तो एपीआईज डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी दैट कैन बी ऑफ नोड एपीआई, दैट कैन बी ऑफ योर वेब एपीआई। बट या ये एपीआईज जो होते हैं आपको आपकी जावास्क्रिप्ट को एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, कुछ एड ऑन्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो और फास्ट हो जाती है एंड असिंक्रोनसली बिहेव करती है। तो चलो समझते हैं कैसे होता है। सिंपल हमने समझा था कि जावास्क्रिप्ट के इंजन के अंदर जो कॉल स्टैक होता है वो फंक्शंस को रखता है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फंक्शन लिख रखा है ना, बेसिकली लेट सपोज जो फंक्शन है मेरा कौन सा, ये वाला फंक्शन जो है, ये अभी अभी मतलब कॉल ना हो, ये कॉल हो 2 सेकंड बाद, एंड तब तक देखो ये स्टैक है। दैट मीन्स कि आपका जो यहाँ पर डेटा आएगा, डेटा कैसे आएगा, ये डेटा है आपका, है ना। तो डेटा यहाँ से आया तो ये पहले रन भी होगा, बिकॉज स्टैक में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट इन हुआ है, सॉरी लीफ प्रॉपर्टी होती है, जो लास्ट में आया है वही बाहर निकलता है ना। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आपका जो स्टैक होता है कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो करता है लीफ प्रॉपर्टी फॉलो। मीन्स जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा। तो अभी मतलब काम इसका है, बट मैंने तो बोला कि यार इसको 2 सेकंड बाद रन करना है। तो स्टैंडअलोन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा फीचर नहीं है कि जो इसको 2 सेकंड बाद अपने आप रन करे, ये तो इंस्टेंटली करेगा या फिर नहीं ही करेगा। तो अब हम यूज़ करते हैं वेब एपीआई, इसको इस फंक्शन को भेज देते हैं कहाँ पे, इसको भेज देते हैं आपके एपीआई के पास। यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास सेट इंटरवल। ये क्या करता है, ये ना कॉल बैक रजिस्टर करा देता है कि सेट टाइम आउट के पास क्या होता है, एक फंक्शन होगा एंड एक टाइम होता है कि इस टाइम बाद इस फंक्शन को
रन करा दो, तो फंक्शन कौन सा होगा, यही वाला फंक्शन होगा। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है, देखो इसको हटाते हैं यहाँ से एंड मूव ऑन करते हैं नीचे की तरफ। ये रजिस्टर कॉल बैक जाती है आपकी, ओके कहाँ जाती है, ये जाती है आपके टास्क क्यू के अंदर। क्यू हमने समझा था क्या होता है बेसिकली, क्यू मीन्स क्या, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना। स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ से जो मैं फंक्शन भेजूंगा वो उसी ऑर्डर में रन भी होंगे। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ से भेजा, यहाँ पे सेट टाइम आउट के थ्रू एक रजिस्टर कॉल बैक हुआ, वो टास्क क्यू में ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो रखा देखो आपका। देन यहाँ से स्टैक में होगा, अभी मैंने भेजा तो ऐसे है बट हम सबको पता है स्टैक के अंदर जो डेटा इंसर्ट होता है वो टॉप से होता है, तो फंक्शन वापस रन होगा यहाँ पे। तो एक्चुअली देखो काम कैसे होगा, ये जो आपका फंक्शन है जो मैंने बोला कि 2 सेकंड बाद रन करो, ये इधर चले जाएगा एंड ये पूरा घूम कैसे आ रहा होगा, बट उतनी देर में क्या हो रहा होगा कि ये 2 फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुके होंगे आपके बेसिकली। एंड देन एकदम से ये ऊपर आएगा, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है तो लास्ट में आएगा एंड पहले निकल जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एक स्टैक होता है इस ये वाला जो आपका बेसिकली मेमोरी स्टैक होता है, तो उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है फंक्शन थ्रू योर टास्क क्यू। एंड टास्क क्यू हमको पता है क्यू कैसी होती है, जिसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी होती है, तो जिस ऑर्डर में फंक्शन आएगा उसी ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट भी होगा। तो इस वे में आप मतलब असिंक्रोनसली काम कर सकते हो, बिकॉज देखो फंक्शन आपका एकदम से रन नहीं करा सीक्वेंशली, वो गया घूम घाम के आया, उतने में ये दोनों फंक्शन रन हो गए। जब ये दोनों फंक्शन रन हो चुके हैं, 2 सेकंड पूरे हो चुके हैं, तब ये फंक्शन रन हो गया। तो इस तरीके से देखो आपके जावास्क्रिप्ट ने स्मार्टली एक लूप बना लिया अपना खुद का एंड वहाँ पे थोड़ा टाइम बाद उस चीज़ को रन कर दिया, तो असिंक्रोनस बिहेवियर शो कर दिया, मल्टी थ्रेडिंग नया थ्रेड क्रिएट कर दिया बेसिकली, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अब ऐसे हमारे पास कुछ और लाइक टॉपिक्स होते हैं प्रोमिसेस के। ठीक है, फैच आपका बेसिकली एपीआई कॉल करने के लिए होता है, तो ये भी ना आपको एक प्रॉमिस यूटिलिटी को प्रोवाइड करता है। प्रॉमिस आपका फंक्शन होता है बेसिकली, कह लो आप, जो ना आपको एक बताता है कि सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आया है नहीं आया है। हम आगे इसको पढ़ेंगे, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो फैच के साथ आपको प्रॉमिस यूज़ करना पड़ता है एंड इसके लिए ना एक अलग से हाई प्रायोरिटी क्यू बनती है, या फिर कह लो एक एक्सटेंडेड क्यू होता है। जैसे तो सिंपल टास्क क्यू आपका है ना, बट जब आपकी प्रोमिस यूज़ होती है तो आपकी एक हाई प्रायोरिटी क्यू बनती है, या फिर आप कह लो माइक्रो टास्क क्यू बनती है, जो अपना अलग चलती है। ठीक है, एंड थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है बेसिकली इसकी टास्क क्यू से। थोड़ी थ्योरी लगी होगी ज़्यादा, बट हाँ आज लेकिन थोड़ी सी थ्योरी है, अभी आगे चलेंगे तो समझ में आएंगे आपको। ठीक है, तो फैच में ये होता है, आप इसको कुछ भी कह लो, हाई प्रायोरिटी क्यू कह लो, आप इसको माइक्रो टास्क क्यू कह लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, सिंपल आप कह सकते हो। एंड ये भी एक तरीके से सेम काम करती है। ये भी जब तक देखो फैच में क्या होगा, फैच आपने करा, ठीक है, डेटा आ रहा है, तब तक आप कोई और काम कर रहे हो साथ में अपना, एंड जैसे सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे तो स्टोर है ही, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका फंक्शन यहाँ पे जाएगा एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपने वेब एपीआई का यूज़ करके, नोड एपीआई का यूज़ करके क्या कर सकते हो, असिंक्रोनसली अपनी जावास्क्रिप्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। ये इसका फ़ायदा होता है। एंड इस पूरे के पूरे मतलब स्ट्रक्चर को ही हम अपना इवेंट लूप कहते हैं बेसिकली। एंड समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाया गया था, ये आई होप समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो असिंक्रोनसली बिहेव करती है, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कैसा होता है, हाई प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, टास्क क्यू क्या होता है आपका। टास्क क्यू में आपके सिंपल फंक्शंस इंसर्ट होते हैं, हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर आपके प्रोमिसेस वाले जो फैच आप यूज़ करते हो फंक्शन, उसके थ्रू जो डेटा आता है उसको आप हैंडल करते हो यहाँ पे। तो ये सब होता है, कॉल स्टैक कैसे यहाँ पे यूज़ होता है, ये सब तो आपका इवेंट लूप होता है। ठीक है, अब जो हमने 2 वेब एपीआईज़ के फंक्शन के बारे में जाना था, लेट मी शो यू। ओके, सो अगर हम इधर जाएँ तो मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ, इसका विंडो का अगर मैं करूँ तो मुझे पता बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमको। अच्छा, कॉन्सोल लिख दिया हमने, तो देखो विंडो में हमें ग्लोबल मिला। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस ढूंढते हैं, आओ एस में जाते हैं फटाफट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ओके, हम गलत जगह आगे लगता है मुझे, ओ पी क्यू आर एस, देखो ये रहा। तो देखो हमें सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट मिल रहा है। एक और चीज़ देखना, थोड़ा और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, और ऊपर जाए, तो हमें देखो तो 2 चीज़ें और मिली, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट। तो मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में ना आपको बस ये बताया जाता है कि सेट इंटरवल कैसे काम करता है, सेट टाइम आउट कैसे काम करता है, बट चीज़ें वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। चीज़ें आपकी ये भी होती है कि किस तरीके से क्लियर इंटरवल होता है, क्लियर टाइम आउट होता है। तो अभी हम इन्हीं चीज़ों का डिस्कशन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, टाइम की दिक्कत नहीं है, लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है तो समझना हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है, ना कि लेक्चर्स की टाइमिंग। तो चले मूव ऑन करें। आओ अब हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट का असिंक्रोनस बिहेवियर। तो मैंने एडवांस फोल्डर बना दिया अपना, इसके अंदर हमारी एक लेक्चर 91 है। सो एक फाइल बनाते हैं बेसिकली इसकी। अभी हम सीख रहे हैं इंटरवल को, पहले टाइम आउट सीखते हैं। चलो टाइम आउट डॉट एच टी एम एल। ओके ठीक, तो यहाँ करते हैं इंडेक्स, ज़्यादा बड़ा हो गया तो साइज अपना इसका, लेट मी डू इट समथिंग, या अभी बढ़िया। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं अपना सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। ओके,
सो बेसिकली देखो मेरे पास एक H1 है जिसमें लिख रखा है हेलो हेलो वर्ल्ड। ओके ठीक है, मैंने एक H1 लिख रखा है। ओके देन एक बटन बनाता हूँ बेसिकली, इसकी आईडी दे देते स्टॉप, यहाँ लिख देते स्टॉप। ओके नाइस। अब यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट। तो देखो अभी हम सीखने जा रहे हैं अपने क्या, सेट टाइम आउट। हमने एक पहला प्रोजेक्ट बनाया था सेट इंटरवल का, जिसमें हमने एक डिजिटल क्लॉक बनाई थी। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि सेट इंटरवल कैसे काम करता है, तो उसको थोड़ी देर में सीख लेंगे। अभी समझते हैं सेट टाइम आउट को। तो एक फंक्शन होता है बेसिकली, क्या लेता है, एक हैंडलर लेता है एंड एक टाइमर लेता है, टाइमर हैंडलर बेसिकली। हैंडलर ये आपके कॉल बैक ये सब आपके बस फैंसी फंक्शंस हैं। हैंडलर बेसिकली कह सकते हो एक फंक्शन बिना नाम का फंक्शन है ना। तो सिंपल एक फंक्शन लिखते हैं चलो, ठीक है। एंड फंक्शन लिखते हैं कि कंसोल करो, चलो यार क्या ही कर सकते हैं जेएस के अंदर है अपन लोग। अभी क्या करो, कंसोल कंसोल करते हैं हेलो सौरभ। ओके सिंपल ठीक है, कंसोल डॉट लॉक कर दिया। अब इसने मुझे कहा था कि टाइमर देना है आपको। टाइमर हमें पता है हम मिली सेकेंड्स में देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 2 सेकेंड्स बाद ऐसे कुछ मिलेगा नहीं, पता है। फाइल रन करते हैं बेसिकली अपनी। सो वेयर वी आर, हम यहाँ पे हैं, तो कुछ भी नहीं दिखा। तो डेवलपर टूल खोलते हैं एक बार, एंड मुझे हेलो सौरभ दिख रहा है। ठीक है एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है 1 2 2 सेकंड बाद आया है ना, सही बात है बिल्कुल। एंड अगर मैं बढ़ा दूँ थोड़ी टाइमिंग, अगर मैं 5 सेकंड 4 सेकंड कर दूँ चलो, फिर देखते क्या होता है। रिफ्रेश हुआ 1 2 3 4 एंड आ गया देखो। तो मतलब ठीक है, सेट टाइम आउट क्या कर रहा है हमारा कि ना, हमारे एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक बार रन कर रहा है। बार बार रन नहीं कर रहा, इंटरवल क्या कर रहा था, बार बार रन कर रहा था एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। बट सेट टाइम आउट क्या कर रहा है कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हमारे फंक्शन को एक बार रन कर रहा है। ओके इतने समझ में आ गया आई होप, ठीक है। अब क्या करता हूँ ना कि इस फंक्शन को हटाता हूँ, यहाँ से हटाओ इसको, ऊपर जाओ, यहाँ लिख दो कॉन्स्ट, ये कैसे बना देते हैं सिंपल, प्रिंट नेम एंड ऐसे कर देते हैं सिंपल। अब यहाँ करना पड़ेगा मेरे को, अब मुझे रेफरेंस पास करना है ना कि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन देना है। तो देता हूँ भाई प्रिंट कर दो नेम को, रेफरेंस दे दो। अब यहाँ पे आके देखो क्या होता है 1 2 प्रिंट हो गया। तो ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा मन कर रहा है कि ना यार वो जो मैंने हेलो लिख रखा है ऊपर उसको चेंज करूँ, तो ये मैं कंसोल कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं 2 सेकंड्स बाद अपने H1 को चेंज कर सकता हूँ। तो करके देखें, चलो पकड़ते हैं H1 को। कैसे पकड़ेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पकड़ो अपने H1 को, बिकॉज एक ही H1 है ऐसे। एंड इसको होल्ड कर लेते हैं एक जगह पे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट H1। एंड फिर क्या करो बेसिकली, जो H1 है उसका जो इनर टेक्स्ट है, इनर HTML है, वो क्या लिख दो, वो लिख दो हेलो सौरभ, सिंपल ऐसे लिख दो। अब देखें जरा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यार ये तो एकदम से हो गया, मतलब एकदम से तो नहीं करवाना था अपने को, हमें तो 2 सेकंड बाद करवाना था। ऐसा क्यों, बिकॉज हमने इसको डायरेक्टली यहाँ डाल दिया। अब मैं अगर ऐसा ना करता एंड एक फंक्शन बना देता सिंपल, कैसे, कॉन्स्ट चेंज हेडिंग इक्वल्स टू फंक्शन, जो क्या कर रहा है मेरे H1 का जो इनर HTML है या इनर टेक्स्ट है बेसिकली, उसको चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ लिख दे रहा है कि हेलो सौरभ क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ कर रहा है। अब कुछ होगा, अब भी मतलब हेलो वर्ल्ड वैसे ही सौरभ प्रिंट हो गया। तो मुझे अब जो रेफरेंस है इस फंक्शन को देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब देखते हैं चलो 1 2 एंड देखो ये आपका चेंज हो गया टेक्स्ट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ऐसे ही आपने काफ़ी मतलब पॉपअप्स देखे होंगे आपकी वेबसाइट में आते हैं, वो कैसे आते हैं, वो इसी तरीके से तो आते हैं कि आपके एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जब आपने वेबसाइट को रीलोड करा उसके एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ऐड पॉपअप हो, टेक्स्ट चेंज हो जाए या फिर कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये तो समझ में आ गया, बट क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे मैं इस चीज़ को रोक सकूँ। मैंने एक स्टॉप बटन दे रखा है ना, तो कोई तरीका ऐसा जिससे मैं रोक सकूँ। तो हाँ तरीका है, इसको कॉल करते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे। मैंने एक काम करते हैं कि इसको भी ऐसे हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे करते हैं Ctrl+X, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ ना, देखो ऐसे इसको हटा देते हैं यहाँ से। अभी सेम काम करेगा, वी नो दैट थिंग। करूँगा अगर मैं यहाँ पे जाके देखो हेलो वर्ल्ड 1 2 हेलो सौरभ हो गया। ओके गुड।
अब मेरे पास एक फंक्शन होता है सेम सेट टाइम आउट की तरह, दैट इज़ क्लियर टाइम आउट। देखो ये रहा, ये करता है, ये ना आपके जो फंक्शन है सेट टाइम आउट वाले को, इसके इफेक्ट को रोकता है। अब कुछ हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं एक बार, हेलो वर्ल्ड है, देन 1 2 चेंज हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ये रेफरेंस मांगता है आपके फंक्शन का। तो फंक्शन का रेफरेंस कैसे देंगे यार? तो एक काम करते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं वेरिएबल में, रेफरेंस वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि फंक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे? टाइम आउट आईडी, सिंपल ऐसे करते हैं। तो ठीक है, रेफरेंस मिल गया, रेफरेंस पास कर देते हैं कि भाई इस जो फंक्शन है इसका रेफरेंस में तुम्हें पास कर दिया। अब वेट करते हैं, 1 2 3, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, जैसे ही आपने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यहाँ पे ऑन करा एक सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करते हुए, तो तुरंत बाद ही क्या हुआ, आपने क्लियर भी कर दिया उसको, तो कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। मैं इफेक्ट चाहता हूँ ये कब हो, ये तब हो जब मेरा बटन क्लिक हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा बटन को, ऑब्वियस बात है। क्वेरी यहाँ यूज़ करते हैं अपना स्टॉप एंड देन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट? क्लिक इवेंट को आप लिसन करो। जब ऐसा हो तो क्या करना है आपको? एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है जो क्या करेगा? कुछ नहीं, वो बस ये काम करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। चलो 1 2 चेंज हो गया, गुड। बट अगर मैं फिर से ऐसे करूँ एंड इस बार क्लिक करूँ 1 2 से पहले ऐसे स्टॉप कर दूँ, तो कुछ होता है? देखो टाइम हो चुका है ज़्यादा, बट कुछ भी नहीं हुआ। एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करो इवेंट या फिर टाइम आउट स्टॉप्ड, टाइम आउट स्टॉप। ओके, वापस रन करते हैं, 1 2 पहले रन कर देता हूँ और देखो टाइम आउट स्टॉप हो गया आपका। फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड वेट करते हैं, देखो चेंज तो होगा, बट इसको रोक सकता हूँ कैसे? उस गिवन इंटरवल टाइम से पहले अगर मैं क्लिक कर दूँ तो वो रुक जाएगा। तो ये आपका तरीका होता है किस चीज़ का? सेट टाइम आउट को यूज़ करने का एंड क्लियर टाइम आउट को यूज़ करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ इतना हार्ड नहीं था ये सब, ईजी थी चीज़ें। अब क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। अब सीखेंगे हम किसको? अपने इंटरवल को, है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर इंटरवल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमने सेट इंटरवल को तो सीख लिया था अपने पुराने वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट बिल्ड करा था। यहाँ फटाफट जाते हैं, लिखते हैं सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल। इन दो चीज़ों के बारे में हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके सो सेट इंटरवल, गुड। क्या करें यहाँ पे? एक क्या बनाते हैं, एक H1 लेते हैं सिंपल, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे टाइम, टाइम लिखेंगे टाइम, ओके, मतलब हर एक सेकंड बाद टाइम प्रिंट करेंगे। स्पैन ऐड देते हैं इसको, टाइम टाइम देते हैं, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट, ओके गुड, स्क्रिप्ट है हमारे पास। अब स्क्रिप्ट में क्या करना है अपने को? पहले तो सेट इंटरवल को सीखते हैं आराम से। आओ, क्या करता है ये भी एक हैंडलर लेता है। हैंडलर सिंपल एक फंक्शन दे दो, फंक्शन का रेफरेंस दे दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ बेसिकली मैं यहाँ पे। कि क्या करो आप कंसोल डॉट लॉग करो इसका, आप मैथ डॉट फ्लोर करो मेरे डेट डॉट नाउ को 1000 से डिवाइड करके, तो मुझे सेकंड्स में अपने डेट मतलब टाइम मिल रहा होगा बेसिकली। कितने सेकंड बाद? आई थिंक 1000 मिली सेकंड बाद, मतलब 1 सेकंड बाद। तो उसको हमें लाइव करना पड़ेगा बेसिकली। हटाते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो टाइम ये रहा एंड अभी हमें टाइम यहाँ मिल रहा है, देखो 8 9 10 11 12, नाइस। पता है आप ना एक और चीज़ पास कर सकते हो इसके साथ। क्या आप दे सकते हो? हेलो, कुछ भी स्ट्रिंग दे दो, उसको यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, देखो आप str नाम से, एंड चाहो तो प्रिंट भी करा सकते हो। पता है कैसे? आप सिंपल यहाँ जाओ, str कर दो, देखो अब क्या मिलेगा आपको, हेलो 1 7 3 9 6 32 33 34। तो एक थर्ड पैरामीटर भी आप डाल सकते हो, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये चीज़। एंड अगर आपको इसका रेफरेंस देना है, कुछ नहीं करो भाई, लो हटाओ इसको यहाँ से, देखो प्रिंट टाइम, प्रिंट सेकेंड्स, एंड यहाँ पे क्या करो, कॉन्स्ट प्रिंट सेकेंड्स को रेफरेंस दे दो इसका बेसिकली। अब भी सेम काम करेगा, देखो हेलो, है ना। ये चीज़ तो सही आई। अब जब मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ कॉन्सोल में, तो मैं टाइम के अंदर भी तो वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ यार, किसने मना करा है आपको? तो क्या करना है अपने को बताओ? हमें बस कुछ नहीं करना, हमें जो कॉन्सोल डॉट लॉक कर रहे हैं उससे क्या करना है, सिंपल करना है एक चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट पे जाना है, डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये तो नहीं चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए क्वेरी सेलेक्टर।
एंड इस पर क्या करना है मेरे को लगाना है इस पर मेरा टाइम, हैशटैग टाइम। एंड इसकी जो इनर एचटीएमएल है ना, इसकी जगह पे मुझे क्या इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है सेम चीज़, वेयर इट इज़, ओके मुझे चाहिए मैथ डॉट, ओके हमें पहले वेरिएबल इंजेक्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे मुझे मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैथ तो नहीं, डेट डॉट नाउ एंड डिवाइडेड बाई 1000 बेसिकली। अब देखते क्या आता है, देखो 17, 18, 19, 20 यहाँ पे मिल रहा है। बट अब एक काम करते हैं ना, अब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। 2 बटन बनाते हैं, एक बटन है स्टार्ट बटन, ठीक है, इसकी आईडी देते हैं स्टार्ट, एंड एक बटन है आपका कौन सा, स्टॉप बटन, आईडी देते हैं इसकी स्टॉप। अब जो टाइमर है उसको अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। उससे पहले सीख लेते हैं किस तरीके से स्टॉप करा जाता है। स्टॉप के लिए मुझे पता है, मुझे बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना, तो बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक डॉक्यूमेंट ओके कहाँ चले गए हम, ये हमें जाना है यहीं पे सिंपल F12 इन कंसोल पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड इसके अंदर मुझे चाहिए क्या, मेरा जो स्टॉप बटन है वो चाहिए मेरे को। स्टॉप बटन पे जाओ, एक ऐड इवेंट लिस्ट में लगा दो फटाफट से, एंड क्या करो इसके अंदर लिखो क्लिक इवेंट पे मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है। फंक्शन क्या करेगा, मुझे इसको क्लियर करना है बेसिकली, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल बेसिकली, टाइम आउट तो मैंने पिछले में सीखा था। एंड रेफरेंस देना है, रेफरेंस क्या दे कि इंटरवल आईडी बेसिकली, इंटरवल आईडी, तो मुझे यहाँ पे इसको स्टोर कराना पड़ेगा इंटरवल आईडी के अंदर बेसिकली, है ना। आते फटाफट यहाँ पे कॉन्स्ट इंटरवल आईडी एंड ऐसे सेट इंटरवल, देखो चल रहा है 12, 13, 14। अगर मैं स्टॉप कर दूँ तो रुक गया, बट अभी स्टॉप करने पर रुक रहा है, बट स्टार्ट करने में कुछ नहीं हो रहा। तो स्टार्ट की हमें फंक्शनलिटी ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं, कॉपी कर लो इसको, यहाँ पेस्ट कर दो सिंपली। अब स्टार्ट की जगह मतलब सॉरी स्टॉप की जगह मुझे स्टार्ट लिखना है, एंड क्या करना है मुझे यहाँ पे क्लियर ना करते हुए मुझे क्या करना है, अपने इसको ऐसे करना है। बट जब मैं ऐसे करूँगा तो बताओ क्या होगा, मुझे इंटरवल आईडी का एक्सेस ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों, बिकॉज इंटरवल आईडी तो एक ब्लॉक स्कोप हो चुकी है। दैट्स वाई मुझे जो अपनी इंटरवल आईडी है उसको बाहर यूज़ करना पड़ेगा। मतलब लेट करो एंड यहाँ पे क्या करो, इंटरवल आईडी यूज़ कर लो ऐसे, एंड देन नीचे जाओ यहाँ पे वापस एंड इंटरवल आईडी को यहाँ सेट कर लो ऐसे ऐसे। अब परफेक्टली वर्क करेगा, देखो बस थोड़े स्कोप की दिक्कत थी। अब देखो अभी कुछ नहीं चल रहा, स्टार्ट करते ही चल रहा है कुछ, यस 66, 67, 68 भी जा रहा होगा। अगर मैं स्टॉप करूँ, स्टॉप भी हो गया। फिर से अगर स्टार्ट करूँगा देखते क्या होता है, पॉज लेगा एंड जहाँ से रिज्यूम करना था वहाँ से रिज्यूम कर लेगा। तो देखो ये आपका स्टार्ट स्टॉप टाइमिंग है, ये भी हमने सीख लिया, काफ़ी मज़ा आया है ना। तो ये आपका दोनों फंक्शंस थे, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल। तो इन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सेट टाइम आउट क्या करता है। सेट टाइम आउट बेसिकली परफॉर्म करता है एक गिवन टास्क को आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम बट ओनली वंस। वहीं पे क्लियर टाइम आउट क्या करता है, स्टॉप द वर्क ऑफ सेट टाइम आउट इफ कॉल्ड विद इन द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मतलब जिस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपका सेट टाइम आउट कॉल होने वाला था ना, उस इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमने कॉल कर दिया क्लियर टाइम आउट को, तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आपका सेट टाइम आउट वाला। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। एंड पूरा कोड लिखा जो हमने समझा था, आप पढ़ सकते हो यहाँ से, पढ़ना जरूर, ठीक है, रीडिंग लेना जरूरी है आपके लिए, थोड़ी और क्लैरिटी होगी। बेसिकली सेट इंटरवल क्या करता है, रिपीट करता है एक सर्टेन टास्क को आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन एंड अगेन, जब तक आप रोकोगे नहीं। क्लियर इंटरवल क्या करता है, इसी सेट इंटरवल ऑफ जो पीरियड है ना उसके काम को रोकने के लिए काम आता है। ओके, तो ये था आज का अपना सारा कुछ, ठीक है, पढ़ना ज़रूर इसको एंड दोबारा से देखना अपने प्रोग्राम को जो मैंने लिख के बताया आपको। आप इसको स्टॉप कर सकते हो, आप उसको फिर से स्टार्ट करना चाहो कर सकते हो, 43, 44 से स्टार्ट होगा कहीं से, एंड ये आपका पूरा का पूरा है, ठीक है। अगर मैं आप ऐसे कर दूँ इसको तो देखो अभी नहीं चल रहा, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे चलेगा ही नहीं है एक्चुअली। एंड जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो रुक जाएगा, स्टार्ट करोगे तो जहाँ पे एक्चुअल टाइम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा वापस से। तो ये पूरा था आज का लेक्चर, किस तरीके से आपके जो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है वो वर्क करती है। एंड सिर्फ इतनी नहीं है, अभी तो प्रोमिसेस को सीखेंगे, फेच को सीखेंगे आगे हम, तो और आएगा। बट हाँ, जो 2 बहुत मेन आपके फंक्शंस थे, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, उनको हमने क्लियर करा आज। एंड सिर्फ उनको ही नहीं, उनके जो सब्सिडरी थे
क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल को, जो अक्सर नहीं सिखाए जाते, उनको भी सीखा हमने काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब करो यार, एंड दोस्तों को शेयर करो, उनकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ ना। एक कोलैबोरेशन में भाइयों को एकदम बढ़ने ना आगे, बहनों को भी, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय।